गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे का जो हमारा सिलेबस है, हमने टारगेट लिया है कि उसको 90 डेज के अंदर कवर करें, थ्योरी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस सीरीज के अंदर 5 अपने पार्ट हो चुके हैं। छठी आज की क्लास है। क्लास 6 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 के अंदर मेंसुरेशन 3D का ये हमारा आखिरी सेशन होगा। इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं। 5 सेशंस में हमने डिस्कस किया है। एक बार के लिए मैं आपको बता दूं तो देखना जरा, मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति का जो 3D का पार्ट है हमारा, सबसे जरूरी बात कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम जो आपको सिखाया गया है, ये पूरे यूट्यूब पर आज की डेट तक किसी भी वीडियो में नहीं है। इसको सीखने का क्या फायदा होगा भी? बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मन में मैथ्स को लेकर के बहुत ही बड़ा खौफ रहता है कि फॉर्मूले हैं 3D के अंदर तो उनको रटना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट समझा था वॉल्यूम का, कुछ गिनी चुनी ही बातें हमने डिस्कस की थी कि इसके लिए 1, 1/3, 2/3 क्या है, कैसे है, तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्लास 1 से आप इन सेशंस को देखें और ये 6 सेशन भी, मेरा ये मानना है, अगर आप 6 सेशन भी पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी आंखों के सामने जो पर्दा है वो शायद हट जाएगा। पर्दा चढ़ा रहता है ना कि बस 5-10 सवाल करने हैं हर सेशन के अंदर, 1-1 घंटे में 7-7, 8-8 सवाल चल रहे हैं, आप भी रिलैक्स हैं और आपको कहा भी ये जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी माने क्लास 1 से लेकर के आज ये हमारा 6ठा सेशन है। क्लास 6 तक सारे के सारे सेशंस आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करें। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से रेलवे ने आज तक ऐसा कोई सिंगल सवाल नहीं पूछा है जो आपसे ना हो पाए। प्लस में हमने हर पार्ट के अंदर लास्ट में जो जो सवाल हुए उनका लेवल भी थोड़ा बूस्ट किया है, जिससे कि अगर अपना पेपर टफ भी आ जाए तो भी हमारा काम चल जाए। चलो, ये तो बात हो गई। 3D में मेनली हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? लेंथ को, सरफेस एरिया को, वॉल्यूम को। हमने अभी तक क्या पढ़ा? क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, पिरामिड और प्रिज्म। सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। इनकी थ्योरी को समझा भी गया है, प्लस आपको कुछ 3D शेप्स भी दिखाई गई थी, जिससे कि ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में इजी वे में चली जाए। चलिए भाई, एक जरूरी बात और यहां पर। जरूरी बात ये आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम का चैनल, वासु स्टडी IQ नाम से एक टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम क्या बवाल है? तो टेलीग्राम जिस हिसाब से आप सारे दिन व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं, उसी टाइप से एक ऐप है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जाकर के। राइट साइड के अंदर टेलीग्राम जो है उसके जस्ट राइट साइड में देखोगे सर्कल जैसा दिख रहा है ना, सर्कल जैसा है और उसके साथ में कुछ और लिखा हुआ है। ये सर्च का ऑप्शन होता है। क्लियर? लेंस के जैसा होता है ये। बायोलॉजी कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं तो लेंस ऐसा दिखता है, सर्च करने के काम आता है। तो ये सर्च का ऑप्शन है, यहां जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली बेसिस पर हर रोज जो क्लास होती है उसकी आपको लिंक मिल जाती है, प्लस में PDFs आपको यहां पर मिल जाती हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे वो आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो एक डाउट ग्रुप है, इसके आगे भी लिखा हुआ है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपनी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, एग्जाम से रिलेटेड होने चाहिए, बशर्ते वो पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस टाइप के जितने भी आपके मन में आलतू फालतू ख्याल आते हैं, बिल्कुल आप यहां पर भेजें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले। चलिए भाई, आगे चलते हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे? फिर सारी चीजें पढ़ ही ली तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मिक्स क्वेश्चंस। मिक्स क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ सवालों का लेवल अच्छा खासा भी आपको मिलेगा, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, ऐसे तो कम ही मिलेंगे जो डायरेक्ट हूबहू रेलवे में आ जाते हैं, क्योंकि वैसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं। इससे पहले 80 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन नंबर 81 से। अब आपका आज के सेशन में काम क्या रहेगा कि भी 5 सेशन आपने पूरे के पूरे देख लिए हैं। 80 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो आज के जब भी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखे, नोटबुक पेन लेना, साथ साथ रिप्लाई करते रहना।
क्लियर। एक जरूरी बात यह हो गई कि आजकल आपने इनको देखना बंद कर दिया है, तो आपने कहीं ऐसी तो कोई विचारधारा नहीं फॉलो कर ली है कि सिलेक्शन अपने आप ही होगा, बिना पढ़े भी हो जाएगा सिलेक्शन, अगर होना ही होगा तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 1,40,000 वैकेंसी एक साथ शायद मुझे नहीं लगता आने वाले 4-5 साल में आपको कहीं दिखेंगी। मेरा ये अनुमान है, जिस हिसाब से जीडीपी वगैरह चल रही है, जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से बैंक ने अपनी वैकेंसीज को डिक्रीज किया है, तो मेरा ये मानना है अगले 3-4 साल में ऐसी और कोई बड़ी संभावना नहीं दिखेगी। क्लियर। तो अभी आपके पास टाइम है, जी जान लगा दो। जी जान अगर आप लगा देंगे तो आगे का जीवन आपका थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो भाई, क्या कहा, किसी शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या 6 है, जो अपना कोन है और जो अपना सिलेंडर है उसकी बेस रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन तथा शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात देखना जरा। एक आपके पास क्या है, शंकु, और आपको लेटरल सरफेस एरिया किसका बताना भाई, सिलेंडर का किसके साथ, कोन के साथ। ये छोटा सा रिजल्ट आपको यहां पर बताना है। रेडियस दोनों ही केसेस में कितनी है, 6। इसकी भी 6 है भाई और इसकी भी रेडियस कितनी है, 6, लिखा जा सकता है। ऊंचाई कितनी है, 8। सिलेंडर की हाइट 8, इसकी भी हाइट कितनी, 8। 6 और 8 की वजह से L की वैल्यू कितनी आ गई भी, 10। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई रेडियस 6 ऊंचाई है रेशियो में। इसका लेटरल सरफेस के एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू में एल, लिखा जा सकता है। पाई 6 से पाई 6 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से आप इसे काटोगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। 8:5 आपका यहां से क्या हो जाएगा, रिजल्ट। इजी वे में लिखा जा सकता है। सुधार क्या करना है, सुधार ये करना है कि ये जो चित्रकारी ऊपर कर रहे हो ये एग्जाम हॉल में नहीं करोगे। कोशिश करना ये चीज वैसे आपके माइंड में सीधे सीधे क्लिक हो जाए। रीजन क्या, बेलन में कोई दिमाग थोड़ा ना लगाना है। रेडियस दे रखी है, हाइट भी आपको दे रखी है। पाई आर एल की वैल्यू लिखोगे, आर कितना 6 और एच आपकी कितनी 8, तो एल ऑटोमेटिक 10 हो गया। ये भी समकोण त्रिभुज तो बार बार काम में आता है, ये वाला 6, 8, 10। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आपको इतनी ही बात लिखनी है और इसी के बेसिस पर आपको अपना रिजल्ट बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 82, 82 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। 82 में इसने आपको क्या कहा, एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करें। देखो इसने क्या किया, ठोस गेंद है आपके पास, एक आपके पास बॉल है। डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेडियस कितनी भाई इसकी, रेडियस आप कहेंगे इसकी है 7, त्रिज्या 7 होगी। रीजन, डायमीटर आपका 14 है। पिघलाया तार के रूप में। अब तार कैसा होता है भाई, आपका जो तार या फिर वायर जो होता है, कभी गौर से ऑब्जर्व किया है क्या घरों में? गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जो तार है असल में देखा जाए तो वो कैसा होता है आपका, सिलेंडर के जैसा। क्लियर, सिलेंडर के जैसा होता है तार। अब इसका भी क्या है भाई, इसने क्या कहा, इसका भी जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लिखा जा सकता है। तार की लंबाई असल में तार की ऊंचाई, इस सिलेंडर की आपको ऊंचाई निकालनी है। एग्जाम में क्या करते भाई, एग्जाम वाली बात पर आ जाते हैं। सवाल देख करके आप लिखते भाई, गोले का जो आयतन है वो है 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या 7 का क्यूब। इसे बदला किसमें, बेलन में। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितनी आपकी 7 का स्क्वायर इंटू में एच। ये इक्वल क्यों लिखा है, पिछले सेशन में बताया था ना। दूसरे सेशन में मेरे ख्याल से मैंने एकदम डिटेल में बताया था, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। जब भी कभी आप एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं, या फिर एक आकृतियों को कई सारी आकृतियों में बदलते हैं, या फिर कई सारी आकृतियों को एक सिंगल आकृति में आप बदलते हैं, हमेशा वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है। वॉल्यूम फिक्स रहना था। अब यहां देखना जरा, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 7 गुणा 7 है, ये 7 गुणा 7 गुणा 7 है, एक साथ बच जाएगा। सोल्व कर ले, यहां से सोल्व करोगे 7 गुणा 4 28/3,
28/3 ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा होगा। ये ऑप्शन डी आपका यहां से निकल के आ गया रिजल्ट। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी होगी। 83 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो और जल्दी से सवाल को प्रयास करो कि अटेम्प्ट हो जाए। सवाल नंबर 83। बनी किसी की बात? देखो, दो बराबर ऊंचाई वाले इक्वल हाइट है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं को पिघलाया गया है। पिघला करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। अब एक बात बताना, यहां पर आपके पास क्या है? दो बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु। क्लियर? तो इसका मतलब आपका जो पहला शंकु है उसका आयतन और दूसरा शंकु उसका आयतन, दोनों को पिघलाया, दोनों को एक साथ अटैच करोगे तो आपके पास जो तीसरी आकृति निकली है, तीसरी आकृति हमारा क्या है? गोला। इन दोनों का आयतन मिलकर के इसके आयतन के बराबर आ जाएगा। चलो, डायग्राम बनाने की नीड है? नहीं है। पहले शंकु का आयतन लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है भाई? यहां पर 3 का स्क्वायर 9 गुणा में ऊंचाई आपकी h प्लस अगले केस में 1/3 त्रिज्या या रेडियस कितनी? 4 का स्क्वायर लिखा आपने 16 इंटू में आपका h बराबर किस में बना दिया भाई? इन दोनों को। इन दोनों का आयतन गोले के आयतन के बराबर। स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, 5 का क्यूब लिखोगे यहां से। ये लो, पूछा क्या है भाई? h की वैल्यू। अब देखो, मेरे हिसाब से आप ऐसे सवालों को, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। रेलवे में ऐसा सवाल आएगा, टाइम ठीक रहता है आपके पास, कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हो। एग्जाम में थोड़ा सा अगर सुधार करें तो ये हो सकता था कि दोनों ही शंकु हैं तो π/3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया। दोनों की ऊंचाई भी समान है तो h भी आपका क्या आ गया? यहां से कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर आगे आप लिख सकते हो 4/3 पाई 5 का क्यूब। देखो, π/3 से π/3 आपका यहां पर कैंसिल आउट हो गया। ये 5 गुणा 5 है और ये 5 गुणा 5 है, 2 5 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई? आपकी 20। तो आप एक छोटा सा अगर सुधार कर लेते हैं तो एग्जाम में ये तरीका आपका दी बेस्ट साबित होगा। क्लियर? तनाव किसी टाइप का नहीं लेना है। जो बच्चा अभी भी स्ट्रीम पर जुड़ा है, सिलेक्शन वगैरह अगर आपको चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करके, मेरी विचारधारा ये कहती है कि जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करेगा तो बात बनेगी, तो ऐसा ही मेरे ख्याल से इतने बेवकूफ आप भी नहीं है कि परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ लिया, हर रोज उठा करके उसी को पढ़ते हो, उसी के अंदर महारत हासिल करते हो। तो इसका मतलब फाइनली आपको हार्ड वर्क ही करना है। स्मार्ट वर्क जैसा तब होता है जब बहुत वास्ट सा सिलेबस है, उसके अंदर क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, इस टाइप का, वहां बात सत्य होती है ये वाली। तो अपने को हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करोगे तो आपका कंक्लूजन निकल जाएगा। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 84 के स्टार इसलिए कर देना, ये एसएससी वालों ने क्या किया, इसको 2-3 बार पूछ लिया है। और एसएससी के जो बच्चे देख रहे हैं भाई, जो एसएससी की मान लो भविष्य में तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, या फिर जो अभी भी मान लो अभी जो प्रीलिम्स होगा 2019 वाला तो हो चुका है, 2020 का जो प्रीलिम्स होगा, अभी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया है उसका, तो उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी कि इस सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है। इसने क्या कहा, किसी शंकु की ऊंचाई, हाइट, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या यूं कह लो लेटरल सरफेस एरिया तथा आयतन क्रमशः H, C और V, इन 3 चीजों से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको कहा कि 3πVH³ - c² H² + 9V² की वैल्यू क्या होगी। अब जनरली बच्चा क्या करता है, उस बात को अंडरस्टैंड करो। जनरली बच्चा क्या करता है, इसमें कुछ मानता है, ये R मान लिया, हाइट को H मान लिया, स्लर्ट हाइट निकाली L, फिर वॉल्यूम लिखेगा 1/3πr² H लिखा जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया πrl लिखेगा। तो इस हिसाब से वो उलझा रहता है।
एक सीधी सटीक बात सुनो, आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है एक परफेक्ट वैल्यू, क्लियर है? तो आप ऐसा करो, इसकी जो त्रिज्या है उसको 1 मान लो, ऊंचाई जो है इसकी उसको भी 1 मान लो, 1 और 1 की वजह से ये वैल्यू √2, ये क्या निकल के आ गई? तिर्यक ऊंचाई। अब h की जो वैल्यू है आपके पास, ध्यान देना, h ऊंचाई को बता रहा था, हाइट आपने 1 मान ली थी। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखते हो? πr/l, पाई गुणा r गुणा में l, तो पाई के गुणा में √2 आ गया, लिखा। आयतन की बात करें, वॉल्यूम क्या मान सकते हो भाई? ये वैल्यू आपने मान ली, इसके हिसाब से तो एग्जैक्ट ही निकल जाएगा। तो क्या लिखते हो? 1/3, 1/3, 1/3 गुणा में पाई, तो π/3, r², त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इंटू में h, तो ये π/3 निकल के आ गया। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका टाइम बचेगा। और वैल्यू क्या लेनी है? 1 ही लेनी है। कुछ बच्चे कई बार क्या कर लेते हैं कि सर मैं इसको 3 मानूंगा, इसको 4 मानूंगा, ये 5 आ जाएगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आपको जरूर करनी पड़ेगी, तो बेटर है सबसे जो द इजीएस्ट वैल्यू है उसी को फॉलो करो, जिससे अपना काम आसानी से हो जाए, ठीक। अब एक एक करके मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। 3 पाई था, फिर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है भाई? यहां से π/3 और इंटू में h का क्यूब, ये वैल्यू तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, -c², इसका स्क्वायर करोगे π² 2 π² बन गया, इंटू में h² करोगे तो क्या बचा आपके पास? 1, प्लस में 9 इंटू में वॉल्यूम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो π²/9। चलो, ये पार्ट इस पार्ट से कट गया, 9 आपका इस पार्ट से कट गया, ये पाई गुणा पाई, π², ये π², तो क्या बन गया? 2π², और माइनस का यहां से फिर क्या हो गया? 2π²। सीधे सीधे वैसे भी ये बात आपको दिख रही थी कुछ पार्ट सोल्व करने के बाद, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऐसे सवाल मान लो, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न पूछे, इसी सवाल को बार बार पूछे, नहीं, घुमा फिरा करके कोई और भी इक्वेशन बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो इक्वेशन हमेशा ही परफेक्टली सोल्व होती है। रीजन, ऊपर कोई भी बात नहीं दी, इसका मतलब इसने जो बात पूछी है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कौन सी बात? कि भाई जो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है वो हर कोण के लिए लागू होता है, तभी उसने रैंडम बस इतना ही कहा, h हाइट है, c कर्व्ड सरफेस एरिया है, v इसका वॉल्यूम है। ये बात हर शंकु पर लागू होगी, इसीलिए उसने आपसे इस स्टेटमेंट का रिजल्ट पूछा। अगर हर शंकु पर ये बात लगती है, यूनिवर्सल पैटर्न के ये सवाल होते हैं, तो अपने हिसाब से मान लो भाई खुद का एक शंकु, इस हिसाब से करोगे तुरंत का तुरंत आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। 85 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 85, लैंग्वेज को रीड करो भाई। ऐसे सवाल तो कई जगह, मतलब आपको कई एग्जाम में, अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम से उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। देखो, इसने क्या कहा कि एक टेंट है, उसमें 5 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर फर्श तथा 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए। 16 मीटर स्क्वायर फर्श का मतलब ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर आदमी की एक टेरिटरी होती है, कि अगर मान लो छोटा सा कोई कमरा, उसमें 5 आदमी रख लोगे आप, तो वो सारे दिन लड़ाई झगड़ा करेंगे। हो सकता है थोड़ी देर प्यार मोहब्बत से रह लें, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे। रीजन क्या? ये मेरी जगह है, यहां पर मैं सोऊंगा, वो सोऊंगा। इसलिए इसने कंडीशन दे रखी है कि एक आदमी को एरिया कितना चाहिए? 16 मीटर स्क्वायर। आदमी कितने हैं? 5। तो इसका मतलब आदमी टेंट में कहां रहेंगे? देखना जरा, आदमी टेंट में कहां रहेंगे? फर्श पर रहेंगे। एक आदमी को 16 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, तो एक बात बताओ, 5 आदमियों को कितना चाहिए? 16 गुणा 5 80 मीटर स्क्वायर एरिया। चलो, 5 आदमियों के लिए इतना एरिया इस वृत्ताकार भाग का होना चाहिए। अब हवा की भी नीड होती है कि भाई उसमें 5 आदमी आपने रख दिए, टेंट आपका छोटा है, तो आदमियों के सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। महसूस किया होगा कभी जीवन के अंदर कि कोई क्राउडेड प्लेस है, मतलब कोई छोटा रूम है, उसमें कई सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा सही सवाल इसने लॉजिकल बनाया यहां पर। एक आदमी को 100 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, इतनी हवा चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई यहां पर अपने पास आदमी कितने हैं? आदमी 5 हैं। एक को 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए, तो इसका मतलब 5 को कितना चाहिए? 500 मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा
उस शंकु की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी जिसमें सभी व्यक्ति आ सके। एक बात बताओ, ये इसकी क्या है त्रिज्या r और ये उसकी क्या है ऊंचाई h। पाई आर स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं, पाई आर स्क्वायर फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द फ्लोर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 80। ठीक है। वॉल्यूम लिखने का तरीका क्या होता है, 1/3 बेस एरिया, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट बराबर वॉल्यूम कितना 500 लिखा जा सकता है। चलो भाई, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये पार्ट आपका इससे कट गया, h बराबर, आगे भी काटना चाहो तो देखो 2 से काटोगे ये 4 बार और ये आपका 25 बार, 3 गुणा 25 कितना हो गया भाई 75 डिवाइड बाई 4। कितनी बार डिवीजन 18 4 72, 3 बचा, 30 में 7 बार, 2 बचा, 20 में 5 बार लिखा जा सकता है। क्या कंक्लूजन, अब अगर जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है आपको, तो जिस बच्चे का ये क्लियर है वो तुरंत क्या दिमाग लगाता कि फर्श का क्षेत्रफल कितना 80, तो 1/3 बेस एरिया 80, ऊंचाई h बराबर वॉल्यूम आएगा, आयतन कितना 5 आदमी, एक को 100 चाहिए तो 100 गुणा 5 500। तो मेरे हिसाब से ये सवाल एग्जाम में इतनी ही दूर का है। देखो यहां पर क्या है, सवाल बड़ी लैंग्वेज के आ रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव नेचर के हैं, तो इसलिए हमें यहां पर एग्जाम अप्रोच की भी नीड पड़ती है कि ये काम आप समझते टाइम करेंगे कि अच्छा ये सवाल है, इस टाइप से इनका सॉल्यूशन होता है, सारी चीज समझ में आ जाए, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना ये बड़ी ही जरूरी बात है। 86 में आ जाते हैं, सवाल नंबर 86, सवाल नंबर 86, इसके वैसे स्टार लगा लेना, रेलवे एग्जाम में मुझे उम्मीद नहीं है इस सवाल की किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। रीजन क्या है, ये सारा का सारा सवाल ज्योमेट्री का एक सेक्शन होता है आपका सिमिलरिटी या फिर समरूपता। रीजन अगर आप उसका ढूंढना चाहोगे तो सिमिलरिटी में आपको मिलेगा। अब सिमिलरिटी हमने ना तो पढ़ रखी है और ना ही हमें रेलवे के जितने भी पेपर आए उसके हिसाब से आप देखोगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। सिमिलरिटी ज्योमेट्री का एक बड़ा पार्ट होता है, कम से कम उसको कवर करवाने में 6-7 घंटे की नीड होती है। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता। आप एक छोटी सी बात अगर याद रख सको तो याद रख लेना कि जैसे एक त्रिभुज ही दूसरे त्रिभुज के समरूप होता है। बात को समझना भाई, ना तो मैंने आज तक आपको सिमिलरिटी का ABC भी नहीं सिखाया है, क्लियर है, फिर भी मुझे इस सवाल में इस चीज की नीड होगी। मेरे हिसाब से ये सवाल रेलवे के रिलेवेंट नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करो। समरूपता का मतलब होता है कोई चीज आपकी दिखने में एक जैसी है, दिखने में एक जैसी, जैसे एक छोटी गेंद होती है, कोई बड़ी गेंद है, वो दिखने में क्या है, मतलब गोल गेंद की तरह है। तो दिखने में जो भी चीजें एक जैसी होती हैं उनको सिमिलर कहा जाता है। तो सिमिलर क्या होगा, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सिमिलर हो सकता है, होता है जरूरी नहीं है। आप कह दोगे एक समबाहु त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है, समरूप है, नहीं भाई, दिखने में एक जैसे नहीं है। एक छोटा समबाहु त्रिभुज है, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, तो दिखने में सेम है। तो यहां से ध्यान रखना, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो सकता है, लेकिन क्या एक त्रिभुज कभी किसी चतुर्भुज के सिमिलर हो सकता है? क्या कोई ट्रायंगल किसी क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर हो सकता है? तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं, क्वाड्रिलेटरल की 4 भुजाएं, 3 भुजाओं वाला 4 भुजाओं वाले के सिमिलर हो ही नहीं सकता, दिखने में सेम कैसे होंगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि एक शंकु जो होता है, एक शंकु या कोण, वो दूसरे कोण के सिमिलर होता है, और एक शंकु जो है आपका वो कभी भी किसी फ्रस्टम या फिर छिन्नक के सिमिलर नहीं हो सकता। रीजन, ये देखो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्या ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं? ये होता क्या है एक्चुअल में, इसे कहा जाता है छिन्नक, छिन्नक या फिर फ्रस्टम। पीछे अगर किसी बच्चे को डेप्थ में जाकर के पढ़ना है तो वहां पर मैंने पिरामिड कंप्लीट करवाया था, स्क्वायर बेस का, रेक्टेंगल बेस का, पेंटागन, हेक्सागन, पिरामिड कवर करवाया था, टेट्राहेड्रोन भी कवर करवाया था,
फ्रस्टम भी कवर करवाया था, प्रिज्म भी करवाया था। वो क्लासेस किन बच्चों के लिए थी? जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो वो 4 लेक्चर आप देख सकते हैं कि सर मेरे को तो इनकी गहराइयों में उतरना है, तो बिल्कुल आप वहां जाएं, उनको देखें। फिर भी देखो ये सवाल मैंने उठा लिया है, जानबूझकर इस सवाल को उठाया था कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो दिमाग में जाए। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला भाई? एक शंकु दूसरे शंकु के सिमिलर हो सकता है या होता ही है। अब यहां से एक बात समझना कि जब भी कभी इसने क्या कहा, शंकु को आधार के समांतर 3 बराबर भागों में काटा। ये अपने पास क्या है? कोण। इसे आधार के समांतर, आधार ये है, इसके समांतर इस हिसाब से 2 कट लगा दोगे तो 3 बराबर भागों में बांट दिया। 3 बराबर भागों की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऊंचाई है इसके 3 टुकड़े कर दिए। अब देखो ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो ये क्या आपका शंकु, यहां से लेकर यहां तक कोण है। फिर इस पार्ट को अगर आप देखोगे यहां से लेकर पूरा का पूरा ये भी कोण है। इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा कोण है। लेकिन अगर आप कहें कि ये पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों कोण नहीं है, ऊपर वाला कोण है, फिर फ्रस्टम, फिर फ्रस्टम। ठीक है, चलो भाई। छोटा शंकु ऊंचाई 1, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो मैंने क्या किया? 1 1 1 मान लिया, 3 हिस्से। इससे आसान और क्या हिस्से होंगे? बड़े शंकु की ऊंचाई 2, सबसे बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई भाई? 3। क्लियर? सिमिलरिटी का एक कंक्लूजन भी होता है, समरूपता। सब कुछ आप समझ लेते हो तो आपको पता चलता है सिमिलरिटी का मतलब है जो आपकी यूनिट्स हैं उनको जस्ट एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब ये हो गया, ये किसको बताती है भाई? ऊंचाई को। ऊंचाई की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर। अगर आपको इनका आयतन चाहिए, अगर आपको आयतन चाहिए तो आप क्या करोगे भाई? ऊंचाई का क्यूब करोगे। रीजन, ऊंचाई की विमा सेंटीमीटर होती है, आयतन की सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो ऊंचाई का आपको क्यूब करना होगा। छोटे शंकु का आयतन 1 का क्यूब 1। इससे बड़े शंकु का ध्यान रखना, शंकु ही शंकु के समरूप होता है, एक कोण ही कोण के सिमिलर होता है। अगले वाले की हाइट 2 का क्यूब करोगे, हाइट 2 है, 2 का क्यूब करोगे, आयतन 8 आ गया। सबसे बड़े की बात करें 3 का क्यूब करोगे, 27 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरिटी देखो पढ़ाई नहीं है, सवाल उठा लिया है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। बहुत बच्चों के ऊपर से चला गया होगा। और इस सवाल के ये भी कह लेना कि जरूरी नहीं है रेलवे के लिए आप ध्यान ही रखें इस सवाल को, बहुत मेरे हिसाब से संभावना है ही नहीं, ना के बराबर है। अब इसने क्या कहा? 3 भाग है उनका आयतन। देखो सबसे ऊपर वाले भाग का आयतन 1, इसके बाद बीच वाला भाग, तो देखो यहां से यहां तक आयतन 8, यहां से यहां 1, 8 में से 1 चला गया, कितना आया? 7। सबसे बड़े का 27, इससे ऊपर तक का 8, 27 में से 8 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो ये आपका रिजल्ट हो गया 1:7:19। अब देखो जब आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा दी जाती है, एसएससी वाले बच्चों को ये बात पढ़ाई जाएगी, उसके बाद ऐसे सवालों को डील करने की अप्रोच सिखाई जाती है कि जो अगर आप ऊपर से नीचे तक कोण की हाइट 3 मानते हैं, 2 कट मारते हैं, उसके अंदर 3 हिस्सों में उसका डिवीजन हो जाता है। छोटे कोण की हाइट 1, उससे बड़े की हाइट 2, सबसे बड़े की हाइट 3। तो सीधे सीधे एग्जाम में कैसे डील करवाया जाता है? छोटे शंकु का आयतन 1 का क्यूब, बड़े शंकु का आयतन 2 का क्यूब 8, सबसे बड़े शंकु का आयतन 3 का क्यूब 27। ऊपर वाला शंकु है ही एक भाग है, इन दोनों का अंतर जो होगा वो अगला भाग होगा, इन दोनों का अंतर जो होता है वो अगला भाग होता है। एग्जाम में बस ये सवाल ऐसे किया जाता है। अब हो सकता है आपको रटना पड़े यहां पर रेलवे के हिसाब से। फिर मेरी बात को सुनो, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। रेलवे के हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन इसमें सिमिलरिटी का अच्छा खासा यूज होता है, जबकि सिमिलरिटी पर बेस्ड मैंने रेलवे के अंदर कोई सवाल ही नहीं देखा अभी तक। तो आप चाहें तो इसे अवॉइड कर दे, और कर इसलिए रहे कि भाई कुछ बच्चे एसएससी के भी देखते रहते हैं, तो उनका भी ऐसा है कि कंप्लीटली टाइम वेस्ट ना हो कि सर आप यहां तक तो ले आए इन चीजों को, इससे आगे भी थोड़ा सा खींच लो। 87 पर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 87। और हिम्मत नहीं हारनी है एक सवाल को देख करके कि एक टिपिकल सवाल क्या करवा। सवाल फिर भी मैं देखो क्या कह रहा हूं, सवाल टिपिकल नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस बच्चे ने समरूपता पढ़ रखी है वो सवाल को वर्बली कर सकता है।
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1:8:27। पहले का पार्ट 1, 8 और 1 का अंतर 7, 27 और 8 का अंतर आपका 19। तो ये सवाल जो पिछला था वो माइंड में किया जा सकता है, बशर्ते आपको सिमिलरिटी के बारे में पता हो। 87 देखना भाई, किसी बेलन की ऊंचाई को 6 गुना तक बढ़ाया गया, आधार के क्षेत्रफल को 1/9 भाग तक घटा दिया गया, बेलन का तिर्यक क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? बात को अंडरस्टैंड करना। देखो सवाल के स्टार लगा लेना। तो सबसे पहले एक आपका बेलन, थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग में बेलन आपका ये था, ऊंचाई इसकी 1 मान लो, तो जो नया बेलन आपके पास निकल के आएगा उसकी ऊंचाई, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करोगे कि ऊंचाई को 6 गुना कर दिया, तो यहां से कितनी आ गई आपकी भाई हाइट? 6। आधार के क्षेत्रफल को 1/9 कर दिया, तो बेटर क्या रहेगा, जो बेस एरिया है यहां पर उसको 9 मान लो और 1/9 भाग तक घटा दिया, इसका 1/9 करेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो क्या आएगा? 1। सवाल को स्टार इसलिए लगाना क्योंकि ये सवाल जो है समझने के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, इस वजह से। आगे इतना काम अगर आपने कर लिया फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचता। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना, 2πr, r नहीं है अपने पास, तो यहां से देखना आप लिख सकते हो पाई रेडियस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है भाई? 9। रेडियस 1 की वैल्यू अंडर रूट करोगे 3/√π, तो रेडियस आपने क्या निकाल ली यहां से? 3/√π। इनटू में क्या करोगे? हाइट 1। अनुपात ले लेते हैं यहां पर, इसका लिटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या लिखोगे? 2 × π इंटू में रेडियस 2। अब आप यहां लिख सकते हो भाई इसकी रेडियस अगर r2 है तो इसका क्षेत्रफल πr2², जो कि कितना है? 1। रेडियस 2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो देखना जरा, अंडर रूट करोगे तो 1/√π, 1/√π इंटू में आपकी हाइट कितनी हो गई? 6। 2π से 2π कट गया, अंडर√π से अंडर√π, 3 से काटोगे 6 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले का लेटरल सरफेस एरिया 1 है, दूसरे का कितना? 2, तो 1 से 2 बनाए, किससे गुणा किया? 2 से, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं तो ये काम ऊपर वाला आपको नहीं करना था, बाकी सारा काम आपको करना पड़ेगा। यहां तक अगर बात आपको समझ आ गई है तो चलिए भाई सवाल नंबर 88 में चलते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि यहां पर जो सवाल चलेंगे अब उनका थोड़ा सा लेवल बूस्ट कर रहे हैं। रेलवे से तो काफी ज्यादा इनका लेवल है। रीजन ये है कि भाई कुछ स्टेट लेवल एग्जाम में थोड़ा बहुत लेवल और भी बढ़ा दिया जाता है, प्लस कुछ बच्चे एसएससी के भी हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, तो मैं ये चाहता हूं कि साथ में इतनी मेहनत और कर ले। कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि मैं आपको 20 सवाल टिपिकल और करवा दूं पूरे चैप्टर के अंदर, इससे आप में ही एक इंप्रूवमेंट होगा और हर वो संभावना खत्म हो जाएगी कि सर एग्जाम में अगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेंगे। तो वो चीज मैं पहले से ही खुद ही लेकर चल रहा हूं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या 1 है। दोनों शंकु तथा गोले कि शंकु और जो गोला है उनका दोनों का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई, कोन की हाइट। ये तो आसान नकली सवाल है। देखो आयतन सेम है, वॉल्यूम सेम कर दोगे तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई रेडियस a² इंटू में h बराबर, गोले के बराबर करना है, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई a³। π/3 से π/3 कट गया, h बराबर देखना a इंटू a और ये a इंटू a, 2 बार a 3 बार a से कटेगा, 1 बार a बच जाएगा। a की वैल्यू h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई अपनी 4a, लिखा जा सकता है इजी वे में। सवाल आसान था ये वाला। चलो भाई 89 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है, इसलिए इसके स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 89, लैंग्वेज को रीड करो। सबसे पहले तो लैंग्वेज को रीड करो यहां से। 89 में देखो क्या कहा, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। रेडियस का और हाइट का रेशियो 5:12 आपको गिवन है। यदि शंकु का आयतन 314 2/7 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें।
पहले तो बना लेते हैं डायग्राम की बात को डिटेल में अंडरस्टैंड कर ले जाए। तो यहां से ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। देखो आधार की त्रिज्या 5 है तो 5x मान लो, ऊंचाई कितनी है 12, 12x मान लो, तो ये l की वैल्यू 5 12 की वजह से 13 और x का x मेंटेन हो गया। आयतन जब लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर। पाई को मैं लिख लूं 22/7 क्योंकि हमें कट भी करना आगे चल के। पाई 22/7 r स्क्वायर लिखोगे तो 25x स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। हाइट आपकी कितनी है 12x बराबर आयतन कितना भाई 314 2/7। तो यहां से आप क्या लिखोगे 7 × 4 28 और 2 30, 7 और 3 10, 7 3 21 और 1 22, 2200/7। अब देखो 22 से 22 कट गया, 100 बचेगा वहां पर। 7 से 7 आपने काट दिया, 25 से काटोगे 100 को कितनी बार 4 बार। ठीक है भाई, ये 4 कटेगा इससे 3 बार और ये 3 कटेगा इससे। तो असल में देखा जाए तो x क्यूब की वैल्यू क्या रही 1, तो x की वैल्यू भी क्या रहेगी यहां से 1। आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी थी जो कि अपने आप में क्या है 13x। x की वैल्यू उठा करके रख दोगे तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये भी आपका आसान सवाल है। कटिंग आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से इनकी कटिंग करता है। 90 नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 90। देखो ये भी एक आपका पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। नाइन्टी में देखो इसने क्या कहा आपसे, कहा कि 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी। असल में देखा जाए नदी बह रही है तो 40 मीटर तो क्या होगी उसकी चौड़ाई, ये 40 मीटर हो गई। गहरी मतलब जमीन से नीचे ही बहेगी नदी, तो 3 मीटर ये आपकी गहरी है। स्पीड क्या भाई है इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी का आयतन। देखो बात को अंडरस्टैंड करना कि नदी आपको दिखेगी कैसे, किस टाइप से आपको ये दिखेगी। तो यहां से देखना जरा, नदी कुछ आप इस हिसाब से मान सकते हो। क्या ये किसको बताता है भाई, ये नदी की चौड़ाई कितनी थी 40 मीटर, ये नदी की गहराई कितनी 3 मीटर। ऐसा ही तो होगा ना भाई, जमीन के लेवल से आप बात करेंगे तो 40 मीटर तो ये आपकी क्या है चौड़ी, 40 मीटर चौड़ी मैंने मान ली, 3 मीटर ये आपकी क्या है गहरी। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में आगे तक ये जाएगी आपकी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे की बात करूं तो देखना जो पानी यहां पर बह रहा था 1 घंटे के बाद वो कितनी दूरी तय कर लेगा भाई। मैंने ये मान लिया कि पानी जो है आपका यहां पर है, 1 घंटे के बाद पानी यहां पहुंच जाएगा। फिर से बात को समझना, 40 मीटर चौड़ी आपकी नदी है, 3 मीटर आपकी गहरी है। पानी यहां पर था स्टार्टिंग में, 1 घंटे के बाद मैंने मान लिया यहां से पानी यहां आ गया। कितनी दूरी चला पानी, पानी चला 2 किलोमीटर दूरी। इसका मतलब आप ये भी कह सकते थे कि अगर ये घनाभ होता इसी साइज का, नदी जहां से बह रही है उसके आगे आप फिट करते, 2 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर गहरा 40 मीटर चौड़ा अगर घनाभ सेट करते, 1 घंटे में नदी क्या करती, इसको पूरा का पूरा भर देती। यही तो होगा, 1 घंटे में नदी इसको भर देती। अब इसने क्या कहा कि नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसी पानी को खाली कर दूं समुद्र में तो आप क्या कहोगे कि आपने कितना आयतन खाली किया। तो आप लिख सकते हैं लंबाई। अब इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना है। 2000 मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लिख सकते हो कुछ इस हिसाब से। ये क्या है आयतन, और आयतन का मतलब 1 घंटे में नदी से कितना पानी बहा लिखा जा सकता है। ये सारा पानी समुद्र में जाता, लेकिन ये किसका रिजल्ट बताता 1 घंटे में कितना गया। आपको क्या बताना है 1 मिनट में, तो जितना 1 घंटे में जाता है उसमें 60 का भाग कर दो, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसको बताएगा, यहां से ये बात हट जाएगी, रिजल्ट 1 मिनट का। चलो भाई कैंसिल आउट कर दें यहां से। तो देखना जरा, 0 से 0, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, 2 गुणा 2 4000
मीटर क्यूब। ये अपना रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इसमें ठीक है, रीजन क्या इस टाइप के कई सारे सवाल करते हैं तब जाके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो अपने को तो कुछ गिने चुने सवाल करने हैं यहां पर। चलो भाई, ये इसका रिजल्ट हो गया। डायग्राम की वैसे नीड होती नहीं है। जो जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आखिरी सेशन के, उनको आप कोशिश करना 2 बार या 3 बार कर ले जाए। 91 पर आ जाओ। नाइन्टी वन में देखना इसने क्या कहा आपसे। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया 264 वर्ग मीटर है। आयतन इसका 924 घन मीटर है। पाई की वैल्यू 22/7 आपको माननी है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात आपको निकालना है। अब देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसने दे दिया, आयतन आपको यहां पर इसने 924 दे दिया। तो एक तो छोटी सी बात बताओ मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 2πRH। पाई की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 22/7। 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई। ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको बताता है? 264 को। लिखा जा सकता है एक बात। फिर इसने क्या दे रखा आपको? आयतन। आयतन क्या लिखोगे? आधार का क्षेत्रफल 22/7 पाई r² इंटू में h, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 924 के। अब आपको ऊंचाई का, इसके व्यास का ऊंचाई के साथ अनुपात आपको निकालना है। तो आपको त्रिज्या भी पता होनी चाहिए, आपको डायमीटर भी पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इसका समाधान क्या हो तो देखना जरा, यहां से थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करता हूं। 22 से आपने इसको काटा 1 बार, फिर 2 बार, फिर आप 2 से काटोगे इसको 6 बार। r इंटू में h की वैल्यू कितनी आ गई? 7 गुणा 6 42। लिखा जा सकता है। ये जो बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि r² है, तो क्या आप इसको r इंटू में r नहीं लिख सकते? सॉरी, क्या r² को आप r इंटू r नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। और r इंटू h की वैल्यू कितनी है? 42। तो ये वैल्यू आप इधर रखो। इन सवालों को ऐसे ही सोल्व किया जाता है, तभी ये इजी पढ़ते हैं। r इंटू h की वैल्यू 42 लिखी, 924 सरल कर दें। 22 से काटा, 22 आपका 4 बार 88, 4 बचेगा 22 2 44। 42 से 42 कट गया, r की वैल्यू कितनी भाई? 7। आगे, अगर r की वैल्यू 7 है तो 7 को किससे गुणा किया? 42 आया, 6 से किया, तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6। r की जगह 7 रखोगे, काट दो, 6 बार कट गया, h की वैल्यू 6। अनुपात किसके साथ? व्यास। व्यास की वैल्यू कितनी भाई? त्रिज्या 7 है तो डायमीटर 14, हाइट कितनी है आपकी? 6। रेशियो निकालोगे तो रिजल्ट क्या देगा? 7:3। 2 बार ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां सीखने वाली बात सिर्फ ये थी कि ये जो स्टेप है, कैलकुलेशन को बिना बढ़ाए अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे सटीक तरीका इस बात को उठा के इसमें रखो, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग नहीं लगाना इन सवालों के अंदर। देखना, 92 की लैंग्वेज को रीड करो। सवाल नंबर 92। में देखना भाई, एक अर्ध गोलाकार कप है, हेमिस्फीयर के जैसा, त्रिज्या 4 है, कॉफी से पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब इस कॉफी को इसने क्या किया? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार कप में उलट दिया। शंकु के खाली भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। देखना, ये आपके पास मान लो कोई कप था, किस टाइप का? हेमिस्फीयर जैसा, अर्धगोले जैसा। ये क्या था? कॉफी से पूरा भरा हुआ था। अब इस कॉफी को उठा करके आपने एक ऐसे कप में डाल दिया जो कैसा है भाई? कोन के जैसा। ये कोन के जैसा, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो, यहां पर ऐसे कोई कलाकारी नहीं करनी है कि सर ये स्टेबल कैसे रहेंगे। अगर आप स्टेबल नहीं रह रहा तो ऐसा करो, इसको प्रॉपर बना दो। ये लो, ये पूरा का पूरा बन गया। इसके नीचे भी स्टैंड बना दो एक इसका, और ये पकड़ने के लिए बना दो, ठीक है। तो एक वो बच्चे तो मुक्त हो गए होंगे तनाव से कि स्टेबल कैसे रहेगा। तो देखना, ये कॉफी इसमें थी और ये वाली इसके अंदर चली गई,
क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जब इसके अंदर चली गई तो कॉफी जाने के बाद मान लो कुछ पार्ट यहां तक ये भर गया, ये वाला पार्ट आपका भर गया, और आपसे क्या पूछ रहा, शंकु के खाली भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपको ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला, इसका रेशियो निकालो आयतन का। कैसे भाई, इसमें जो कॉफी है या फिर इसकी जो साइज है इसका आयतन आप निकालोगे। लिखने का तरीका क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या 4 है, 4 का क्यूब 64। ठीक है, इस पूरे के पूरे शंकु का आयतन निकाल रहे हैं हम लोग, पूरे का। ठीक है, ये मत सोचना इस कॉफी का तो आ ही गया भाई, ये वाला, ये कॉफी पहले इस आकार में थी फिर इसमें चली गई, पूरे का निकाल देते हैं। चलो पूरे का आपने निकाला तो लिखोगे 1/3 पाई, रेडियस कितनी भाई 8, 8 का स्क्वायर 64, और हाइट कितनी यहां पर 16। π/3 से π/3 कैंसिल आउट, 64 से 64 कैंसिल आउट, ये आपका 2 से कटेगा एक बार, और ये आपका 8 बार। ये किसका आयतन है, पूरा का पूरा कोन का। ये किसका आयतन है, ये आपका आयतन है हेमिस्फीयर का, या फिर क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि यही आयतन किसका था, आपका कॉफी का। बात को समझना, रेशियो लेकर इन सवालों को करने का फायदा क्या होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे का आयतन निकालते हैं, ठीक है, उसमें से इस कॉफी का आयतन घटाते हैं, रिमेनिंग आयतन आता है, रिमेनिंग आयतन को अपोन में ओरिजिनल आयतन गुणा में 100 करते हैं। ऐसे सवाल जब भी कभी वो प्रतिशत में पूछता है, बेवकूफी है, हमेशा रेशियो का सहारा लो। तो असल में देखा जाए तो देखो, इसकी साइज थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं, इसकी साइज पूरे की 8 लीटर जितनी है, इसकी साइज 1 लीटर जितनी है। तो ये कॉफी से भरा, इसका मतलब कॉफी का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। आपने इसको इसमें डाल दिया, कितने लीटर का था ये, 8 लीटर का, कितना भर गया 1 लीटर, क्यों, कॉफी आ गई। खाली कितना रहा भाई 7 लीटर, 7 लीटर आपका खाली रहा, टोटल कितना 8, खाली भाग का प्रतिशत गुणा 100 कर दिया। चलो भाई 700 में डिवीजन करोगे 8 का, 70 में करोगे 8, 8 आपका कितना आ गया 64, कितना बचा भाई 6, 8 7 56, और 87 1/2% आप लिख सकते हैं। या फिर 1/8 क्या होता है 12.5, 12.5% को 8 से करते हो 100% बनता है, 7 से करोगे 12.5 घटा दो 87 1/2। तनाव ज्यादा लेना नहीं है, सीधे सीधे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमेशा ही ये सवाल रेशियो से डील करेंगे। कुछ बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू के चक्कर में पड़ते हैं, टाइम किल होता है, कैलकुलेशन बढ़ती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो सकती है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। 93 पर आ जाए, 93। और आजकल ये क्या चक्कर है, मतलब क्लास वगैरह को कोई लाइक वाइक भी नहीं करते हो, ना इनको शेयर करते हो। देखो इस युग के अंदर, मतलब कलयुग के अंदर ईमानदार टीचर ढूंढ लेना भी मेरे ख्याल से अपनी 50% सफलता को सुनिश्चित कर लेना होता है। और ईमानदार टीचर शेयर वेयर कर नहीं रहे हो, और किसी टीचर ने कोई शराब वगैरह दे दिया तो देखो, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24, विकर्ण की लंबाई 15, टोटल सरफेस एरिया। एक बात याद करो, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c² प्लस 2ab bc c है, ये था। a + b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 576। सीधे क्यों कर रहा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे फॉर्मूला नहीं लिख रहे सर, आप सीधे क्यों कर रहे हो। एक बात बताओ, पिछली 5 क्लासों में क्या कर रहे हैं फिर आप। एग्जाम हॉल में मैं थोड़ा ना साथ में चलूंगा कि सर फॉर्मूला लिखवाओ, एग्जाम हॉल के अंदर भी चल करके फॉर्मूले अब तक याद नहीं किए, इसका मतलब सिंसियरिटी थोड़ी सी बढ़ा लो। नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब का अहमियत मेरे ख्याल से इस देश का हर बच्चा जानता है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत होती है। बेवकूफ आदमी की भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, लोग सजेशन लेने आते हैं, समझदार में कंसिडर कर देता है समाज तुरंत के तुरंत। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है उसको समझदार मानते ही नहीं है। जैसे ये वाला सेक्टर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोग तो ये भी सोचते होंगे मुझे जानने वाले, ये भी कोई प्रोफेशन होता है, पढ़ाने वाला भी प्राइवेट ही तो सेक्टर है, ठीक है। तो इस बात की अहमियत को थोड़ा सा समझे, मेहनत करें। ये टाइम आपके पास 3 महीने का, 3 महीने जी जान लगा दी तो आपके आगे आने वाली लाइफ के जितने भी 30-35 साल बचे हुए हैं जॉब के, वो थोड़े से चमत्कारिक हो जाएंगे। अगर ये वाला में टाइम पास कर लिया कि नहीं यार इतनी मेहनत कौन करेगा, वो 3-4 सेकंड में जो सवाल सोल्व करवाते हैं
वो 4-5 गुरुजी ऐसे हैं, वो 5-5 सेकंड में हर सवाल को सोल्व करवाते हैं, उनसे पढ़ लेते हैं। तो ठीक है भाई, 30 दिन के बाद 90 दिन के बाद सिलेबस हो जाए, एग्जाम हॉल में बैठ जाओ, पेपर देकर गए आओ, अपने वाली पीडीएफ में वैसे भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई दूंगा, एक बार मैच कर लेना। ठीक है भाई, चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो मैंने कहा था फॉर्मूले याद कर दो, जो इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगवाया था इसीलिए, क्योंकि इस पर सीधे सीधे सवाल आएगा, दिमाग लगा नहीं पाओगे कि कैसे सोल्व होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या था डायगोनल का स्क्वायर? डायगोनल कितना? 15 स्क्वायर 225। फिर 2ab bc ca, ये क्या था इसका? टोटल सरफेस एरिया। 576 में से 225 को घटाना, 6 में से 5 चला गया 1, 7 में से 2 चला गया 5, 5 में से 2 चला गया 3। तो चलिए भाई, टोटल सरफेस एरिया हो गया 351। इतना ही काम करना है। ये सवाल पीछे मेरे ख्याल से शायद 3 बार हमने डिस्कस कर दिया इस टाइप का, इसलिए इस सवाल को मैंने सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच से डील करवा दिया। सवाल नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखना क्या कहा। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघला करके बड़ा घन बनाया। पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो इन तीनों घनों का जो आयतन है वो जोड़ो। पहले का कितना है भाई? 4 का क्यूब कितना होगा? 64। दूसरे का आयतन 5 का क्यूब 125। तीसरे का 6 का क्यूब 216। क्यूब याद कर लिए होंगे ना, कहा था, होमवर्क भी दिया था। एडिशन कर लेते हैं। यहां पर एडिशन जब आप करेंगे 16 और 64 जोड़ोगे 80, 280 के अंदर 280 में 120 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 400। ये वैल्यू क्या बनेगी? 405। या तो ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करो तो वही पुराना तरीका अपना। 4 5 9 6 15, 1 आ गया, 6 2 8, 1 9 और 1 10 आ गया, फिर 2 3 और 1 4 आ गया। ये तो क्या हुआ? तीनों के तीनों आपने पिघलाए, तो तीनों को पिघलाने के बाद तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम क्या बना? इतना। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा नहीं है कि आपने जितना पिघलाया उतने को ही कन्वर्ट कर दिया, कुछ पार्ट इधर उधर गिर जाता है, कहीं खराब हो जाता है। तो इसने कह भी रखा है 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। ये थी, इसमें खराब हो गई 62। तो अपने पास बची कितनी भाई? लेस कर दो जरा, 3 और ये आपका 4 और ये 3, 343 बची। इससे आपने क्या बना लिया? नया घन। नए घन का आयतन क्या होगा? a का क्यूब। a का क्यूब तो इसका मतलब 343 है, तो a का मान क्या है? 7। क्यूब रूट करोगे, 7 का क्यूब 343 होता है। चलो, ये तो क्या आ गई? अपने नए घन की भुजा। लेकिन सवाल क्या पूछ लिया इसने? नए घन का टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखोगे? 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 6 को 50 से करते हो तो 300 आता है, एक बार ज्यादा गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 294। या फिर वैसे गुणा कर लेना, 6 गुणा 9, 6 गुणा 4, 95। आसान सा सवाल था, इसमें कोई समस्या थी नहीं। सवाल नंबर 95, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक है इस सवाल की। सवाल भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। एक बार तो शायद मेरे ख्याल से कोई पेपर उठाओगे सीजीएल मेंस में भी आपको ये सवाल दिख जाएगा। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप बात को मैं समझा ले जाऊं। जो इसका कंक्लूजन है वो क्या कहा कि किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया। बेलनाकार जो पात्र है उसका व्यास कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठा कि वह गेंद को केवल डुबो पाए, तब उठे पानी का स्तर ज्ञात करें। सवाल को ध्यान से समझो। पहले तो आपके पास एक बेलनाकार पात्र है, 2D में मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। इसका डायमीटर कितना बताया भाई? 12। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 6। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ यहां तक पानी का भरा हुआ है। बेलनाकार पात्र है, डायग्राम 2D में बना रहा हूं। ऐसा मत कहना कि सर सिलेंडर ऐसा नहीं होता। 2D में डायग्राम बनाए ऐसा सा ही दिखेगा। यहां तक ये भरा हुआ है, हमें नहीं पता वो कहां तक भरा हुआ है, लेकिन इतना भरा हुआ है। 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। बाहर आपको गेंद दिख रही है। गेंद भी 3D में नहीं बना रहा, 2D में ही बना रहा हूं। डायमीटर कितना भी गेंद का? 6 सेंटीमीटर।
तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी, 3 सेंटीमीटर है। इस गेंद को उठाओ और बर्तन में डाल दो। बर्तन नहीं मिल रहा है तो बर्तन बना लो। ये लो नीचे बर्तन बना लिया, सेम टू सेम ये का ही। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अगर इसमें आप गेंद नहीं डालते तब तो स्तर यहां तक था। आपने गेंद डाली, गेंद आकर के कुछ ऐसे गिरेगी, गिर गई। इसने क्या कहा आपको कि पानी का स्तर इतना ही बढ़ा कि जिससे गेंद आपकी पूरी पूरी डूब पाए। तो इसका मतलब यहां जहां जहां पानी था गेंद क्या करेगी, वहां खुद को पानी से रिप्लेस कर देगी। इस वजह से क्या होगा, पानी का स्तर आपका बढ़ जाएगा। अब ये कॉमन सेंस इस बच्चे के नहीं आ रहा है तो भाई कैसे काम चलेगा। 5वीं 6ठी क्लास में थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी ना आपने। तो वो क्या करता है, पानी कैसे डालता है भाई, कंकर, जैसे उसने पानी देखा था कि पानी पड़ा हुआ है तो कंकर उठाता था, डाल रहा था। तो क्या हो रहा था भाई, नीचे जो पानी था कंकर उनकी जगह ले रहे थे, पानी धीरे धीरे ऊपर लेवल अप कर रहा था। आज के टाइम का होता तो मेरे ख्याल से स्ट्रो उठा लाता कहीं से और फिर पी लेता। आजकल को वे पानी पी भी नहीं रहे होंगे। देखो बात समझ में आई, मुद्दा ये है, इस पर ध्यान दो। दूसरी बात आपको कितने में बता लो आपको सब समझ आ जाता है, ये नहीं आती। देखना, ये आपकी बेलनाकार टंकी है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, एक गेंद ली, पानी का लेवल यहां तक था, गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसको अंदर डाला। अगर गेंद नहीं डालते तो पानी का स्तर यहां तक ही इसका मेंटेन रहता, लेकिन पानी का स्तर इतना बढ़ गया, यहां तक मेंटेन रहता। इसका मतलब ये जो है ये स्तर कितना बढ़ गया। क्लियर, किस वजह से बढ़ा होगा भैया। अब एक दूसरा नजरिया भी हो सकता था इसको सोचने का, क्या, ये गेंद मान लो बर्फ की बनी होती, आइस की बनी होती, ये आपका क्या है, पानी, यहां तक पानी का लेवल। आप आइस की उतनी बड़ी बोल लेते, उसको पिघलाते, उसको डालते, तो नीचे का पानी नीचे ले लिया आपने, ऊपर वाला जो पानी है जो नया आया है वो क्या करेगा, यहां जगह ले लेगा। यही तो होता अगर आप गेंद डालते हो। एग्जामिनर आपसे यही इसीलिए तो पूछता है कि आपकी इमेजिनेशन कैसी है। अब कुछ बच्चा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा दिमाग में कि यार ये क्या बवाल हो गया, ऐसा कैसे करेंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, पानी अपने पास इतना ही लेवल का था, यहां तक मान लो आप इसको पूरे को भर देते। अगर इस गेंद को आप पिघला करके डालते तो आपको भी पता है गेंद और पानी मिलकर के स्तर यहां मेंटेन करेंगे। अगर आप इसे पिघला कर डालते तो ऊपर वाले हिस्से में अगर मैं ये मानूं तो क्या लिखा जा सकता था कि पिघली हुई गेंद आपने रखी, इस वजह से ऊपर वाला ये जो नया पार्ट है ये निकल के आ गया। क्लियर, समस्या कहां आती है, यहां पर आती है कि दोनों ही चीजें आपको यहां दिख रही हैं। अगर आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि पानी का लेवल इतना था, पानी का लेवल इतना क्यों हो गया, तो गेंद को पिघलाओ फिर डाल के देखो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पानी का लेवल इतना था, गेंद को पिघला कर डाला तो इसकी वजह से ये लेवल बूस्ट हुआ। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, काम की बात सुनो, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वॉल्यूम, ये किसका है, ये गेंद का वॉल्यूम है, इस वजह से आ रहा है। गेंद को पिघला करके डालोगे तो बात अंडरस्टैंडिंग में इजी आएगी, अदरवाइज ये वाली। तो यहां से ऑल ओवर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो किसका वॉल्यूम है, आपका वो वॉल्यूम है आपका बोल का। ठीक है, अब बोल का वॉल्यूम लिखना तो कोई टिपिकल टास्क नहीं है, सीधे सीधे लिख दोगे भाई 4/3 पाई, रेडियस कितनी, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैसा है तो देखना, डायग्राम 2D का है। असल में तो ये सिलेंडर ही है, ये सिलेंडर ही है कंप्लीट का कंप्लीट आपका, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट। इसकी त्रिज्या कितनी भाई, त्रिज्या इसकी 6, ऊंचाई मैंने क्या मान ली इसकी h। तो यहां से आप लिखोगे पाई r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 गुणा में h, ये लिखा। इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। पानी का लेवल पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया। यही बात आपसे पूछिए क्यों बढ़ा, गेंद को पिघलाओ इसमें डाल दो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इतने तक पानी का लेवल भरा है, इसका मतलब पहले इतना था, गेंद पिघली यहां आई, तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है यही गेंद का वॉल्यूम है। ये बात आपके समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से एग्जाम में ये सवाल हमेशा ही ऐसे ही किए जाते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो गेंद के वॉल्यूम की वजह से आया है, दोनों को इक्वल कर दो। पाई से पाई आपका कट गया, 3 से काटोगे यहां पर 9 बार 9 4 36, 9 4 36, एच की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, क्या रेलवे में पूछ सकता है ऐसा सवाल, उम्मीद तो नहीं है भाई रेलवे के अंदर इस टाइप का कोई सवाल पूछ लेगा। ठीक है,
फिर भी ट्राई करके देख लेना। लास्ट का जो सेशन है, लास्ट से पहले के जितने सेशन है उनको अच्छे तरीके से आपको करना ही करना है। आखिरी सेशन के अंदर ये मान के चल सकते हो कि 50% सवाल तो आपको आने ही चाहिए। जहां जहां मैंने आपको ये कहा है कि ये वाला पार्ट उम्मीद नहीं है कि रेलवे ऐसे सवाल पूछ लेगा, बस कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दो कि 10 से 15 सवाल लास्ट में एक्स्ट्रा करवा दिया करो, जिससे हमारे मन में तसल्ली रहे। तो आपकी उस तसल्ली के लिए भी करवाया जा रहा है और कुछ एसएससी के बच्चों को भी हेल्प हो जाए तो उनके लिए कुछ टिपिकल सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 96 में क्या कहा, किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या जो है आपकी वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। छड़ को पिघला करके 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया गया जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर, छड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। नॉर्मल सा सवाल है। क्या कहा, बेलनाकार छड़ है, आधार की त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर। छड़ को पिघलाया, 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जिनकी त्रिज्या भी क्या है, जो छड़ है उसकी त्रिज्या के बराबर। छड़ की लंबाई आपको मीटर में निकालनी है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो भाई, देखना ये जो आपके पास छड़ है इसको आप लिखोगे पाई, रेडियस 50 का स्क्वायर 2500, या फिर सीधे सीधे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई 50 का स्क्वायर इंटू में एच। असल में देखा जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बनाया, 6 ठोस गेंद, एक गेंद का आयतन कितना, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस वो की वही मेंटेन है 50 का क्यूब। पाई से पाई कट गया, 2 बार ये 50 गुणा 50 है, ये 3 बार है, 3 को खत्म कर दो तो सिर्फ 50 दिखेगा। एच की वैल्यू यहां से जब आप निकालेंगे तो ये 3 इससे भी कट गया 2 बार, 4 गुणा 2 8, 8 को 50 से गुणा करेंगे, 8 को 50 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अब देखना जरा पिछली जितनी भी स्टोरियां थी सारी की सारी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो लेंथ थी सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आया, सेंटीमीटर में, लेकिन पूछा क्या, मीटर में। तो क्या करो भाई, 100 का डिवीजन कर दो, मीटर में बदल जाएगा, तो 4 मीटर अपना यहां पर हो गया रिजल्ट। तो ये सवाल भी आसान था, कुछ चिंतन मनन करने की जरूरत है नहीं, कई सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी इस पर बेस्ड कर चुके हैं। ये एक थोड़ा सा और फेमस सा सवाल उठा लेते हैं, ये भी आपको कई जगह देखने को मिलता है। देखो इसने आपसे क्या कहा कि कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाए। मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका ये वॉल्यूम है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या क्या होगी। इंग्लिश में एक बात और कही इसने, सपोज देयर इज नो गैप इन बिटवीन 2 ब्रिक्स, कि 2 ईंटों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो आप क्या करो भाई, यहां पर देखो क्या ध्यान रखने वाली बात थी, इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में इतनी है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपको भी पता है एन ईंट ले लेगा, एन गुणा में एक ईंट का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, इंबार्कमेंट का आयतन हो जाएगा। तो एन गुणा में मैं एक ईंट का आयतन लेना चाहता हूं। एक ईंट कैसी है भाई, क्यूबॉइड के जैसी, लंबाई कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर। तो या तो आप ऐसा करो सारी की सारी चीजों को किस में ले लो, मीटर में, या ऐसा करो सारी चीजों को किस में ले लो, सेंटीमीटर में। तो क्या करें, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। लंबाई 25, चौड़ाई 12.5, 12.5 को क्या लिख सकते हो भाई, 25/2, 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। एक ईंट का आयतन, एन ईंटें लगी, चबूतरे का आयतन। अब 20 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं रहती। क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, 20 मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि आपने 20 मीटर को 1 मीटर से गुणा किया, उसको 1 मीटर से गुणा किया, क्योंकि बात यही निकल के आनी चाहिए। तो 20 गुणा 1 आपका 20 बन गया, 3 बार मीटर है, मीटर क्यूब बन गया। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो इतना सा ही है कि मीटर क्यूब जो है, मीटर कितनी बार है, 3 बार। 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, और ये कितनी बार लिखा जाएगा, यहां पर 3 बार। बस ये इंपॉर्टेंट बात है
कई बार बच्चा क्या करता है, सिर्फ इसे 20 मीटर मान लेता है और उसकी जगह 100 रखता है। एग्जामिनर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो ऐसा ऑप्शन सेट कर दे तो बच्चे को पता भी ना चले कि सवाल करने के बाद भी कैसे गलत हो गया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे जब भी कभी सवाल आएंगे तो एक ही गलती हो सकती है, बाकी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आयतन वाली बात आप जस्टिफाई कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो इसको मैं क्या लिख देता हूं भाई, 100 गुणा 100 गुणा 100 लिख दूं, काटना अपने को तो 100 गुणा 100 गुणा 100। देखो 25 25 25 4 बार, फिर 25 4 बार, ठीक है भाई। ये 2 से 4 बार, ये 4 फिर से कट गया। एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 गुणा 2 8 और 1 2 और 3। आपको 8000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऐसा चबूतरा बनाना चाहते हैं तो। चलिए भाई 98 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। की लैंग्वेज को रीड करें भाई। क्या कहा इसने, एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और आधी भरी हुई है, और इसमें पानी कितना है, 630 लीटर पानी और डाला जाए तो इसका जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। ऐसे सवालों के अंदर देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये नई बात है, एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल बन गए हैं। अगर आपके पास एक घन है, या यूं कह लूं आपके पास एक घनाकार टंकी है, क्यूबिक शेप की टंकी है जिसकी भुजा 1 मीटर है। ये मैं आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली बात बता रहा हूं कि ये चीज फॉलो होती है हमेशा। आपके पास एक टंकी है, टंकी कैसी है, क्यूब के जैसी, क्यूब या घन के जैसी, भुजा कितनी, 1 मीटर। इस टंकी का आयतन क्या होगा, 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। अगर आप इसमें शुद्ध जल डालेंगे तो वो कितने लीटर आएगा, 1000 लीटर। ये कहां से लाया मैं उठा करके भाई, गूगल से देखा मैंने। तो गूगल वालों को किसने बताया, गूगल वालों को साइंटिस्ट ने बताया लैब एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि देखो ऐसा होता है जब प्योर वाटर डाला जाता है इस टंकी में तो 1000 लीटर आता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब ये मत कहना ये प्रूफ करके बताओ, प्रूफ कर सकते हो आप। एक टंकी बनवाओ किसी के पास जाकर के, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, फिर क्या करो, बिस्लेरी की बोतल खरीद के लाओ, 1 लीटर की एक आती है, प्योर तो उसी में मिलेगा आपको। तो 1000 बोतलें खाली करोगे, पूरी पूरी भर जाएगी। तो ये इसका कंक्लूजन, कहने की बात ये है, कहानियों के चक्कर में मत पड़ो, ये बात आपको आनी चाहिए। चलो भाई, इसको आप ऐसा भी तो कह सकते हो, 1 मीटर को क्या लिख देते हैं आप, 100 सेंटीमीटर लिख सकते थे ना। फिर अगला 100 सेंटीमीटर, फिर अगला 100 सेंटीमीटर, बराबर क्या आ जाएगा, 1000 लीटर लिखा जा सकता है। देखो 3 जीरो, 2 यहां से 1 यहां से, 3 जीरो मैंने कट कर दिए, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या बना, 1 लीटर। ठीक है, इजी सी कटिंग की है, ये भी ध्यान रख सकते हो। इसे ध्यान रखने से बेटर ये है कि इस टंकी का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है और ये कितने लीटर की है, 1 लीटर की। तो एक छोटी टंकी बना सकते हो, जरूरी नहीं है बड़ी बनाओ। उस टाइम आप ये भी तो कह सकते थे ना कि सर बड़ी टंकी क्यों, कोई छोटे वाले का एग्जाम्पल बनाओ, तो छोटी टंकी बनवाओ। छोटी टंकी भी कैसी है, घनाभ के जैसी, भुजा 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 सेंटीमीटर, आयतन निकालोगे, गुणा करोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, आ गया 1000। इसमें कितना पानी आएगा भाई, इसमें आएगा 1 लीटर। तो सीधी स्पष्ट बात यह है कि कई बार चीजें आपको कुछ पार्ट तो लेंथ में दे देता है, मीटर या सेंटीमीटर में, कुछ पार्ट आपके सामने रख दिया जाता है लीटर में। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं पता है तो ये मान के चलो आप सिवाय तुक्का मारने के उस सवाल को कुछ भी नहीं कर सकते। कन्वर्जन सिंपल सा है, टंकी वाली बात इसीलिए आपको बताई है, इसीलिए पानी की 1000 बोतलें मंगवाई है ताकि दिमाग में चली जाए। ठीक है, टंकी कैसी, 1 मीटर भुजा वाली, 1 मीटर का जो घन है जिसकी भुजा की लंबाई है उस 1 मीटर है, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। छोटी टंकी लोगे 10 सेंटीमीटर की, 1 लीटर आएगा। ये बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, गूगल से उठाया, सीधे सीधे आपके सामने रख दिया। यहां इसको सोल्व करके हमने ये छोटी टंकी बना ली। ठीक है,
ये बात अगर आपकी क्लियर है तो आप इन सवालों को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। देखो इसने क्या कहा कि ये जो टंकी है, ये जो टंकी आपको दे रखी है ये आधी भरी है, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा, इसमें 630 लीटर पानी डाला जाता है। पानी का स्तर कितना हो जाएगा, वाटर लेवल कितना आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये वाली बात आपसे पूछी गई है, ये मान सकते हैं। तो देखना जरा, आधी वाली जो बात है यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो लंबाई 2.1 है, चौड़ाई इसकी 1.5 मीटर है, आधी भरी हुई है, फिर इसमें 630 लीटर पानी डाला, तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा, इस बात को चेंज कर देना, जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, इस बात को मेंशन कर देना इस सवाल में, वरना समस्या हो जाएगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो कह दे कि आधी भरी हुई है, 1/2 भरी हुई है, 70% भरी हुई है, 77.68% भरी हुई है, कुछ भी कह दे। आप क्यों कह रहे हैं ऐसे, रीजन देखना जरा। मैं एक टंकी बना लेता हूं, यहां पर एक टंकी मैंने बना ली। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताना, इसमें मैं 630 लीटर पानी डालता हूं, ठीक है। 630 लीटर पानी अगर ये खाली पड़ी हुई है, 630 लीटर पानी मैंने डाला और पानी का स्तर यहां तक चला गया, कितनी हाइट बढ़ गई, h। कितना पानी डाला मैंने इसमें, 630 लीटर। सवाल को चेंज करना पड़ेगा भाई आपको, लास्ट लैंग्वेज चेंज कर देना, जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, नहीं कितना बढ़ जाएगा, रीजन उसके हिसाब से आप खुद से सोच करके देखना। डेटा इनकम्प्लीट है, सवाल सोल्व नहीं होगा। देखो टंकी अगर ये खाली होती आपकी और आप इसमें 630 लीटर पानी डालते, अगर ऊंचाई h बढ़ती है, एक बात बताओ, टंकी आधी भरी होती फिर 630 लीटर डालते तो क्या होता, तो भी आपका जवाब यही होगा कि भाई h बढ़ जानी है, क्योंकि ऊपर तक तो टंकी सेम है। अगर टंकी 80% भरी हुई है, उसमें आप 630 लीटर डालेंगे, 80% मान लो यहां तक आपका आ जाता है, टंकी और बड़ी है, तो उसमें क्या होगा, h ऊपर लेवल ले जाएगा। तो असल में देखा जाए तो आपको सिर्फ इस सवाल को इतना सा पार्ट मान करके सोल्व करना होता है। कितना सा पार्ट, इतना सा, कि एक टंकी ली आपने, उस टंकी की लंबाई कितनी है भाई, 2.1 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है h, इसमें 630 लीटर पानी डाला, टंकी पूरी भर गई, h की वैल्यू। ये सारी की सारी चीजें रिलेवेंट नहीं है, इनका कोई रोल नहीं होता है। कब, जब जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, या फिर कुछ भी कह दे, वो पहले आपको ये बता देगा कि अच्छा इसकी इतनी हाइट है, उसके हिसाब से सवाल का लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन आज तक उसने नहीं बढ़ाया। रेलवे में ध्यान रखना, मुझे उम्मीद नहीं इस टाइप के सवाल की, बस करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर तसल्ली रहे। जो सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान रखें कि इस टाइप के सवालों को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई तनाव नहीं लेना इन सवालों का, क्योंकि आप इसका स्ट्रेस लेंगे तो ये सोचने लग जाएंगे मैथ्स टिपिकल है, ठीक है। मैथ्स असल में देखा जाए तो टिपिकल नहीं है। अब ये सीजीएल मेंस के सवाल हैं, ये डील भी कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ताकि थोड़ा सा लेवल भी अपना बूस्ट रहे। देखो ये किया तो सीधे सीधे क्या कर सकते थे, लंबाई 2.1, चौड़ाई 1.5, ऊंचाई कितनी h, बराबर 630 लीटर। अब आपने क्या लिखा था, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, 630, तो 630 का गुणा कर दो, 630 बटा में 1000 मीटर क्यूब। ये चीजें भी आपकी मीटर में चल रही हैं, इसको सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। देखो 1 0 से 1 0, 10 का गुणा किया ये हट गया, 10 का गुणा किया ये हट गया, 21 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, h की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 1/5, 1/5 मीटर। 1/5 मीटर को क्या लिख सकते हो भाई, 0.20 मीटर। असल में ये सवाल मेरे हिसाब से एग्जाम में ऐसे सोल्व होता है, और जब सीजीएल के लिए स्पेशली आपकी क्लासेस चलेंगे, सीजीएल प्लस सीडीएस, तो वहां पर तो एटलीस्ट इस टाइप के कई सारे सवाल या इससे भी और लेवल बूस्ट करके कई सारे सवाल आपको करवाए जाएंगे। अब मुझे अपनी तरफ से ये लग रहा है कि सवाल तो मैंने बना रखे थे 105 तक, सवाल नंबर 105, चलो 99 नंबर का तो कर ही लेते हैं, आसान है।
क्योंकि इतना ज्यादा लेवल अगर बूस्ट हो जाएगा तो फिर क्या है, रेलवे के जो बच्चे हैं वो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे कि सर ने क्या कहा था कि ऐसे सवाल नहीं पूछता है रेलवे, और पढ़ाई क्यों जा रहे हैं ये रीजन भी बता रखा है। वो इस बात को सुनेंगे नहीं, फिर वो ये कहेंगे कि नहीं यार इतना टिपिकल पढ़ाया जाता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो टीचर की बातों को ध्यान से सुनना भी अपने आप में एक आर्ट होती है, और आप 50% तो अपनी पढ़ाई का उसमें भी बूस्ट कर ले जाते हैं। चलो भाई, एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? अर्ध गोला आपका, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, आयतन 2/3 पाई, रेडियस का क्यूब आर क्यूब, इसको पिघलाया क्या बनाए? 4 गोले। एक गोले का आयतन 4/3 पाई, त्रिज्या क्या मान लो? कैपिटल आर। ठीक है, π/3 से π/3 कट गया, लिखा जा सकता है, 2 से काटोगे 2 बार, आर क्यूब अपोन में कितना आ गया आपके पास? 8 बराबर कैपिटल आर क्यूब। क्यूब रूट आप करेंगे तो ये आर बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा बराबर कैपिटल आर। तो इसने क्या पूछा? प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होगी? जो अर्ध गोला है उसकी त्रिज्या का कितना हो रहा है? 1/2। तो यहां से आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखना जरा, चलो एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। 100 ही सवाल करेंगे भाई, 5 सवाल स्किप कर रहा हूं, हो सकता है शायद पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूं, या फिर सीजीएल के बच्चे वो पेशेंस रखें, क्योंकि सीजीएल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितने सवाल रेलवे में किए हैं इनके 50% इस टाइप के, और इनकी जगह 100 नए सवाल जुड़ करके आ जाएंगे जिनका लेवल अच्छा खासा रहता है। देखना, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिसका आयतन जो है वो अपरिवर्तित रहे? देखना, पहले लंबाई कितनी आपकी? लंबाई और चौड़ाई, आयतन क्या होता है? A गुणा B गुणा में C बराबर आप लिखते हो वॉल्यूम। 20% का मतलब भी मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है 1/5। आयतन दोनों ही केसेस में क्या रहना चाहिए? समान, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। पहले लंबाई क्या मान ले? 5, चौड़ाई भी क्या मान ले? 5, ऊंचाई क्या मान ले? ऊंचाई को छोड़ो, ठीक है, या फिर लिख लो h1। क्यों माना भाई 5 ही? क्या सपना आया? तो देखना, लंबाई को 20% बढ़ाया, 5 इसके बेसिस के ऊपर आपने 5 माना, 5 का 1/5 1 होता है, तो लंबाई कितनी हो गई? 6, चौड़ाई भी 1 बढ़ जाएगी, कितनी? 6, ऊंचाई कितनी आपकी? s2। ठीक है, अब इस बात को आपको सोल्व करना है, तो h1 बटा में h2 निकाल लो, तनाव ही नहीं लेना। ये वाली वैल्यू कितनी? 36, ये वाली वैल्यू कितनी? 25। देखना जरा, ऊंचाई क्या करनी होगी आपको? h1 ऊंचाई पहले की ऊंचाई को बता रहा है जो कितनी है? 36, दूसरी ऊंचाई को कितना बता रहा है? 25। आयतन अपरिवर्तित रहे इसलिए इक्वल्स टू का यहां पर साइन लग गया। तो पहले की ऊंचाई 36 है, तो बाद में जो बना रहे उसकी ऊंचाई 25 करो, कितने की कमी? 11 की। कितने प्रतिशत की कमी? प्रतिशत कमी की बात करें, 11 की है किस पर? 36 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। सोल्व कर दें, 9 बार ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 25 बार, तो कितना आ गया भाई? 5, 7, 2 डिवीजन में 9, 30.5 के आसपास रिजल्ट आ गया। तो ऑप्शन सी यहां से आपका करेक्ट हो गया। चलो भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल डील करेंगे, क्योंकि आगे कुछ है वही सवाल, उनका कुछ लेवल और ज्यादा एक्सट्रीम है 5 सवालों का, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो देखो, अपना जो पढ़ाने का है, आपको मैंने ये कहा था कि 90 लेक्चर में क्लासेस आपकी पूरी होंगी, तो ये आपको तनाव नहीं लेना, बशर्ते आप मेरी बातों को, हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट ये किया था कि 1-1 घंटे क्लासेस चलेंगे, फिर मैंने ये सोचा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना जितना पार्ट हम लोग पढ़ें उसका जो आखिरी सेशन होता है उसके अंदर सवालों का लेवल थोड़ा सा बूस्ट कर दें। हर जगह मैं आपको गाइड करते हुए चल रहा हूं कि रेलवे ऐसे सवाल नहीं पूछता, ये वाले नहीं पूछता। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, वो उन सवालों को स्किप कर दो, बाइकाट ही कर दो उनको। रीजन, उन मैथ्स आपका पहले से भी अच्छा नहीं है, पकड़ में भी बात नहीं आ रही है, हाई लेवल के सवाल के हाथ लगाओगे, खुद टॉर्चर होगे, फिर आपको लगेगा यार मैथ्स में बात नहीं बनेगी। तो मेरी हर बात को ध्यान से सुना करें। रीजन क्या है, मुझे बहुत सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है कि भाई कोई देख रहा है तो उसका कोई आउटपुट निकले। अगर मुझे ये सीरीज प्योर रेलवे के लिए चलानी होती, एकदम प्योर,
कि रेलवे के अलावा ये किसी भी बच्चे के काम की ना हो, तो ये सिलेबस बिल्कुल अपना मजे मजे में 70 से 80 घंटे में खत्म कर सकता था, कोई स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि वो रेलवे में ही सिलेक्ट होंगे, और भी एग्जाम है उनमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं। स्टेट की भी आपकी एग्जाम होती है, 2-2 एग्जाम भी क्रैक कर ले जाते हैं, 3-3 भी क्रैक कर ले जाते हैं। सेशन आपको कैसे लगते हैं? मेंसुरेशन 3D मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना मुझे कि आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। स्पीड हालांकि अपने को इन एग्जाम में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कॉन्सेप्ट, आपकी स्पीड, आपकी समझ, क्या आप पुराने सवालों को इजी वे में कर पा रहे हैं, किसी भी टाइप की अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो भी कमेंट करें, नहीं हुआ है तो भी कहें कि सर मेरे को तो पहले आ रहा था, मैंने तो इन 6 सेशन से कुछ भी नहीं सीखा। सेशन ठीक लगते हैं, अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके यार दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कर दिया करो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी के साथ के शेयर करोगे तो फिर वो वैसे जूते मारेंगे कि ये डेली डेली क्या करने लग गया, मेरे तो पढ़ाई लिखाई दूर दूर तक ही नहीं है। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।